मान लो यदि फ्यूचर में एलियंस हमारी धरती पर कब्जा कर ले, जिससे इंसानों और एलियंस के बीच एक बहुत बड़ी जंग शुरू हो जाए, जिसके कारण प्रेजेंट से इंसानों को एलियंस से लड़ने के लिए फ्यूचर में भेजा जाए, तो क्या आप लोग उस जंग में जाओगे? तो हम एक ऐसे ही टॉपिक पर बेस्ड मूवी का एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं, जिसका नाम है द टुमारो वार। मूवी की शुरुआत होती है दिसंबर 2022 से, जहां डैन अपने जॉब के प्रपोजल की बात करते हुए अपनी बेटी के बर्थडे में जा रहा होता है। डैन घर पहुंचकर अपने सभी जानने वालों को मिलता है। इसके बाद डैन अपनी वाइफ को बताता है कि मेरा आज और अभी जॉब इंटरव्यू है, जिससे डैन की वाइफ कहती है कि आज म्यूरी का बर्थडे है और वो तुम्हारे साथ आज मैच देखना चाहती है, जिससे डैन कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि गेम खत्म होने से पहले ही मैं घर आ जाऊंगा। इसके बाद डैन वहाँ से चला जाता है। घर से बाहर निकलते ही वो आर्थर के पास फोन लगाता है। आर्थर डैन से कहता है कि इस जॉब के लिए बहुत लोगों ने अप्लाई किया है, इसलिए हमें कोई एक्सपीरियंस बंदे की जरूरत है। जिससे डैन कहता है कि मैंने इराक में कई जंगें लड़ी हैं और स्कूल में पढ़ाना कोई जंग से तो कम नहीं है। जिससे आर्थर कहता है कि डैन तुम्हारे पास प्राइवेट सेक्टर में काम करने का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें इस जॉब के लिए कंसीडर नहीं कर सकता। फोन कट होते ही डैन बहुत गुस्सा होता है। ये फीलिंग मैं समझ सकता हूँ कि जब कोई रिजेक्ट करता है तो अंदर से कैसा लगता है, चाहे वो गर्लफ्रेंड हो या कोई जॉब देने वाला। इसके बाद डैन अपने घर आ जाता है। घर आकर डैन अपनी बेटी के साथ मैच देखने लगता है। तभी जहाँ मैच चल रहा होता है वहाँ पर एक पोर्टल खुलता है और उस पोर्टल से कुछ सैनिक बाहर निकलते हैं। ये सब देखकर वहाँ के सभी लोग बहुत घबरा जाते हैं। तभी कर्नल हार्ट वहाँ पर सभी लोगों को बताती है कि हम फ्यूचर से आए हैं और भविष्य में हमारी जंग छिड़ी हुई है और वो जंग हम हार रहे हैं। हमारा दुश्मन कोई इंसान नहीं है। अगर आप लोगों ने हमारी मदद नहीं की तो अगले 11 महीनों में धरती पर से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। अब आप ही लोग हमारी आखिरी उम्मीद हो। फिर हम 12 महीनों बाद वाला सीन देखते हैं, जहां अब पूरी दुनिया में तबाही मची होती है, जिससे 1000 सैनिकों की पहली टोली वहां भेज दी जाती है। इसके बाद हमें पता चलता है कि केवल 7 दिनों के बाद ही केवल मुट्ठी भर सैनिक वापस लौट पाए और अब मिलिट्री के 50% सैनिक ही लड़ने के काबिल बचे हैं। इसलिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने नागरिकों को जंग में भेजने के लिए हाँ कर दी है। लेकिन हर हफ्ते नागरिकों को भेजने के बावजूद भी वहाँ भविष्य में लोगों की संख्या 5 लाख से कम बची है। इसके बाद हम देखते हैं कि म्यूरी एक बुरा सपना देखकर उठ जाती है और रोने लगती है, जिससे डैन उसे हिम्मत देकर चुप कराता है। सुबह होते ही डैन स्कूल में पढ़ाने चला जाता है। डैन क्लास में फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहा होता है, लेकिन उसे बच्चों का कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। जिससे डैन कहता है कि अगर आप लोगों को ये टॉपिक पसंद नहीं आ रहा है तो हम किसी और टॉपिक पर बात करते हैं। जिससे मार्टिन कहता है कि मुझे प्राचीन ज्वालामुखी पर बात करनी है। तभी वहाँ पर सभी बच्चे कहने लगते हैं कि इस सब का क्या फायदा यदि हम भविष्य में मरने ही वाले हैं। जिससे डैन कहता है कि इस समय हमें सबसे ज्यादा साइंटिस्टों की जरूरत है, इसलिए हम सोचना नहीं बंद कर सकते, नहीं तो हमें प्रॉब्लम्स के सोल्यूशंस नहीं मिलेंगे। तभी डैन के फोन पर एक मैसेज शो होता है। उस मैसेज में उसे एक गवर्नमेंट ऑफिस में रिपोर्ट करने को बुलाया गया होता है। डैन वहाँ जाकर रिपोर्ट करता है। फिर वे लोग डैन का एक टेस्ट करते हैं। फिर वे लोग बताते हैं कि आप इस जंग के लिए चुन लिए गए हैं। इसके बाद वे लोग डैन के हाथ में एक डिवाइस लगा देते हैं और कहते हैं कि ये डिवाइस आपके बायो सिग्नेचर से जुड़ी है। इसी डिवाइस से तुम्हें जंग में जंप करने में मदद मिलेगी। अगर तुमने इससे छेड़खानी करने की कोशिश की तो आपको जेल हो जाएगी। फिर आपके परिवार से किसी को उस जंग में भेजा जाएगा। अब आपके पास सिर्फ 24 घंटे हैं। जल्दी से सारे काम निपटाकर आपको बेसिक ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट करना है। इधर एमी जंग में गए हुए लोगों का इंटरव्यू ले रही होती है। तभी वहाँ डैन आकर उसे अपने हाथ में लगी डिवाइस दिखाता है, जिससे एमी डैन को साइड में ले जाकर कहती है कि हम लोग यहाँ से भाग जाते हैं। जिससे डैन कहता है कि हम यहाँ से नहीं भाग सकते क्योंकि वो हमें ट्रैक कर लेंगे। जिससे डैन की वाइफ कहती है कि तुम जानते हो जो सरकार से भागे थे। जिससे डैन कहता है कि मैं अपने डैड से कोई भी मदद नहीं लेना चाहता हूँ। एमी के काफी समझाने के बाद डैन मान जाता है। इसके बाद डैन अपने डैड के पास जाता है। वहाँ जाकर डैन अपनी डिवाइस दिखाता है, जिससे डैन के डैड उसे निकालने की तैयारी करने लगते हैं। तभी डैन के डैड डैन पर पानी डाल देते हैं। जिससे डैन कहता है कि आपको लगता है कि मैंने कोई रिकॉर्डिंग डिवाइस पहन रखी है। जिससे डैन अपने डैड पर काफी गुस्सा होता है और कहता है कि हम सालों तक बेहाल थे, आप हमें एक बार भी नहीं देखने आए। जिससे डैन के डैड कहते हैं कि जब मैं वियतनाम से लौटा तो मैं अपने में ही खोया था, जिसके कारण मैं अपने आप तक को नहीं पहचान पाता था। अगर मैं नहीं जाता तो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की जिंदगी जहन्नुम हो जाती। जिससे डैन कहता है कि आप मेरे लिए नहीं भागे, आप अपने लिए भागे थे क्योंकि आप बुजदिल थे। इसके बाद डैन बिना डिवाइस निकलवाए वहाँ से घर आ जाता है। घर आकर डैन अपनी वाइफ को समझाता है। इसके बाद डैन अपनी बेटी से मिलने जाता है। डैन अपनी बेटी से बात करते हुए
हुए बताता है कि मैं जंग पर जा रहा हूँ। ये सुनकर म्यूरी काफी दुखी होती है, जिससे डैन अपनी बेटी से कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं वापस जरूर आऊंगा। इसके बाद डैन अपनी बेसिक ट्रेनिंग के लिए वहाँ पहुँच जाता है। ट्रेनिंग पर उन्हें बताया जाता है कि तुम्हें सिर्फ उन एलियंस के गले और पेट पर निशाना लगाना होगा। बेसिक ट्रेनिंग के बाद कर्नल हार्ट उन सभी को कहती है अब आपको 7 दिनों तक जंग में रहना होगा। यदि आप 7 दिनों तक जिंदा बच गए तो आपको सुरक्षित घर वापस भेज दिया जाएगा। इसके बाद उन सभी को अपनी अपनी टीम में बांट दिया जाता है। इसके बाद चार्ली डैन से कहता है कि वो लाल टी शर्ट वाले का नाम डोरियन है, वो इस जंग में तीसरी बार जा रहा है। इसके बाद कर्नल हार्ट बताती है कि आप लोग आर फोर्स में हैं, आप लोग वहाँ रिसर्च सेंटर में मिलेंगे। आपका काम होगा कि अपना हुनर और काबिलियत उनके साथ बांटना। और हर छठे दिन वो व्हाइट स्पाइक्स अपने घोंसले में चले जाते हैं और हम लोग इस दिन को उनका विश्राम दिवस भी कहते हैं। जिससे वहाँ पर एक औरत पूछती है कि हमारे पास उनके फोटोज और वीडियोस क्यों नहीं हैं, ताकि हम लोगों को भी पता चले कि हमें किससे लड़ना है। जिससे हार्ट कहती है कि हम जानबूझकर किसी को फोटोज और वीडियोस नहीं दिखाते, क्योंकि भविष्य का वो खतरनाक मंजर देखकर लोग उनसे लड़ने कभी नहीं जाएंगे। इसके बाद चार्ली और डैन आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर एक अलार्म बजता है, जिससे वे लोग वहाँ जाने के लिए तैयार होने लगते हैं। हार्ट कहती है कि वहाँ रिसर्च लैब पर हमला हुआ है, यदि वो लैब गई तो हम जंग हार जाएंगे। इसके बाद वहाँ पर पोर्टल खोला जाता है। फिर धीरे धीरे करके लोगों को भविष्य में भेजा जाने लगता है। तभी कोऑर्डिनेट्स में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, जिससे सभी लोग बहुत ऊंचे से गिरने लगते हैं, जिस कारण से बहुत से नागरिक मारे जाते हैं और कई सारे लोग घायल हो जाते हैं। बाकी बचे लोग वहाँ का नजारा देखकर काफी घबरा जाते हैं। तभी कर्नल म्यूरी डैन से कांटेक्ट करती है और कहती है कि हम जल्द ही इस इलाके को बम से उड़ाने वाले हैं, इसलिए आप लोगों से एक मदद चाहिए। उसी एरिया में हमारी एक रिसर्च टीम फंसी हुई है, इसलिए तुम सब लोग वहाँ रेस्क्यू मिशन पर जाओगे। इसके बाद वे लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हैं। थोड़ी ही देर बाद वे लोग लैब की बिल्डिंग में घुस जाते हैं। तभी वे लोग देखते हैं कि बहुत सारे इंसानों को मारकर लटकाया गया है, जिससे डैन कर्नल म्यूरी को बताता है कि हमें रिसर्च टीम मिल गई, लेकिन उनमें से कोई अब जिंदा नहीं है। जिससे कर्नल म्यूरी कहती है कि डैन अब तुम्हें लैब में जाना होगा और वहाँ का सारा डाटा कलेक्ट कर लो और वहाँ रखी नीली शीशियाँ उठा लो। इधर वे लोग बमबारी की तैयारी शुरू कर देते हैं। तब तक लैब की तरफ एलियंस आगे बढ़ने लगते हैं। वे लोग वहाँ से जल्दी निकलने लगते हैं। तभी उनको एक व्हाइट स्पाइक दिखाई देता है, जो उनके एक साथी को मार देता है, जिससे वे लोग उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे कई सारे एलियंस वहां आ जाते हैं और उनके साथियों को मारने लगते हैं, जिससे वे लोग वहां से जल्दी जल्दी भागने लगते हैं। वहां से जाते हुए डैन और डोरियन मिलकर एक व्हाइट स्पाइक को मार देते हैं। एक व्हाइट स्पाइक के मरते ही वहां बहुत सारे व्हाइट स्पाइक्स आ जाते हैं, जिससे वे लोग वहां से भागने लगते हैं। तभी वहां उन लोगों को गाड़ियां लेने आ जाती हैं, लेकिन एलियंस उन्हें भी तबाह कर देते हैं, जिससे वे लोग एलियंस पर गोलियां चलाने लगते हैं। गोलीबारी में वे लोग कई सारे व्हाइट स्पाइक्स को मार गिराते हैं। तब तक वे लोग वहां पर बम गिराने लगते हैं। जब वे लोग समझते हैं कि हम यहाँ से नहीं निकल पाएंगे, तो उनमें से 2 लोग रुककर व्हाइट स्पाइक्स को रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे बाकी लोग वहां से निकल जाते हैं। इसके बाद वहां बम गिरा दिए जाते हैं, जिससे वो पूरा इलाका तबाह हो जाता है। इसके बाद उन लोगों को एक आर्मी बेस में लाया जाता है। डैन डोरियन से पूछता है कि बाकी सब लोग कहाँ हैं, जिसे डोरियन कहता है कि बाकी सब लोग तुम्हारे सामने ही तो हैं। टनल में तुम्हारे दोस्तों को बचाने की बजाय हम लोगों को वहाँ से भागते रहना चाहिए था। जिससे डैन कहता है कि हम यहाँ सबकी जान बचाने आए हैं, यही तो मिशन है। तभी वहाँ 2 सोल्जर आकर कहते हैं कि डैन कर्नल तुमसे मिलना चाहती हैं। जिससे डैन कर्नल से जाकर मिलता है। कर्नल म्यूरी शीशियां लाने के लिए डैन का धन्यवाद करती हैं। तभी एक सोल्जर कर्नल म्यूरी का नाम लेकर पुकारती है। तब डैन को पता चलता है कि ये म्यूरी मेरी बेटी है। फिर म्यूरी बताती है कि मैं ही एयरफोर्स की लीडर हूँ। ये सुनकर डैन काफी खुश होता है। इसके बाद म्यूरी कहती है कि अब दुनिया का अंत नजदीक है। मैंने आपको यहाँ इमोशनल होकर नहीं बुलाया, आपको यहाँ एक खास वजह से बुलाया गया है। जब वक्त आएगा तब आपको बता दिया जाएगा। इसके बाद म्यूरी डैन को एक व्हाइट स्पाइक को दिखाती है और कहती है कि ये एक मादा है जो जमीन में घोंसला बनाकर रहती है। ये बहुत ही कम मात्रा में पाई जाती है और नर इनके लिए जान भी दे सकते हैं। सही बात है, तुम किसी भी स्पीसीज में जाकर देख लो, नर मादाओं के पीछे ही पागल हैं। म्यूरी बताती है कि हम देखना चाहते हैं कि ये जहर मादाओं पर क्यों नहीं काम कर रहा, इसलिए हम इसे पकड़ने चल रहे हैं। इसके बाद वे लोग उसे पकड़ने के लिए तैयार होते हैं। फिर वे लोग अपने मिशन पर जाने लगते हैं। डैन नीचे देखकर कहता है कि ये तो हर जगह फैले हुए हैं, जिससे म्यूरी कहती है कि ये चोरी से यहाँ आए हैं और ये 20 सालों में हर जगह फैल गए। ये सभी भूखे हैं और हम इनका
खाना। फिर डैन म्यूरी से पूछता है कि जब उन्होंने मेरे ये बैंड लगाया तो उन्होंने कहा था कि मैं 7 सालों में मरने वाला हूँ। इससे म्यूरी कहती है कि मैंने आपको सिर्फ मरने वाले ही दिन देखा था। फिलहाल इन सब बातों का कोई फायदा नहीं, हम एक दूसरे से जितना कम बात करेंगे उतना ही अच्छा होगा। तब तक बे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ मादा होती है। बे लोग उसे कैद करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वो मादा कई सैनिकों को मार देती है, जिससे म्यूरी भी घोंसले में पहुँच जाती है और उसे पकड़ने में मदद करने लगती है। तभी वहाँ बहुत सारे वाइट स्पाइक्स आते दिखाई देते हैं, जिससे डैन भी उन सब की मदद करने पहुँच जाता है। वे लोग काफी मेहनत करने के बाद उसे पिंजरे में बंद कर लेते हैं और उसे वहाँ से ले जाने लगते हैं। तभी वहाँ बहुत सारे वाइट स्पाइक्स उन लोगों पर हमला कर देते हैं, जिससे म्यूरी और डैन एक गाड़ी से वहाँ से निकल जाते हैं। थोड़ी दूर जाकर डैन गाड़ी रोक देता है। म्यूरी गाड़ी से उतरकर अपने लोगों को एक सिग्नल दे देती है। इसके बाद म्यूरी डैन से कहती है कि आपको अपनी जान जोखिम में नहीं डालनी चाहिए थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा ये मिशन पूरी तरह से बर्बाद हो जाता। जिसे डैन कहता है कि वो मेरी बेटी को खा जाती और मैं देखता रहता, ये मुझसे नहीं होता। जिससे म्यूरी कहती है कि आप हमें क्यों छोड़कर गए थे? जब मैं 14 की थी तो आपने मॉम को डिवोर्स दे दिया, क्योंकि आप कभी अपनी जिंदगी से खुश नहीं थे। और मेरे 16वें बर्थडे पर हॉस्पिटल से एक कॉल आया कि आपका कार एक्सीडेंट हुआ है और हमसे आप बिना ही कुछ कहे इस दुनिया से चले गए। थोड़ी ही देर बाद वहाँ एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ जाता है। इसके बाद वे लोग समुद्र में बने अपने ठिकाने पर पहुँचते हैं। वहाँ पहुँचकर वे लोग उस मादा पर एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं। फिर म्यूरी उस मादा का ब्लड सैंपल ले लेती है और बताती है कि मादा के शरीर में कुछ तो ऐसा है जो इसे जहर से लड़ने में मदद कर रहा है। यदि वो हमें पता चल गया तो हम सबको एक साथ मार पाएंगे। इसके बाद म्यूरी उसका डीएनए कोड क्रैक करने लग जाती है, लेकिन बॉन्ड नाकामयाब हो रहा होता है। तभी डैन म्यूरी से पूछता है कि यदि तुम्हें जहर मिल गया तो तुम इसे इस्तेमाल कैसे करोगी? जिससे म्यूरी कहती है जब तक जहर नहीं मिलता इन सब बातों का कोई फायदा नहीं। फिर डैन कहता है कि मुझे मदद करनी है, लेकिन म्यूरी मना कर देती है, जिससे डैन बाहर आ जाता है। तभी बाहर एक सैनिक डैन से कहता है कि चाहे ये जंग हम जीते या वो, अब ये जंग खत्म होने वाली है। अगली सुबह डैन म्यूरी से कहता है कि अब तुम आराम कर लो, आगे का काम मैं देखता हूँ, क्योंकि तुमने ही कहा था कि तुम मुझे यहाँ बेवजह नहीं लाई हो, तो मेरा कोई तो काम होगा, तो बताओ मुझे क्या करना है। जिससे म्यूरी कहती है कि यदि जहर बना तो ये जहर अपनी दुनिया में ले जाना, क्योंकि हम और जहर नहीं बना सकते, हमारे पास वक्त बहुत कम है। आप वहाँ जहर ले जाकर इस जंग को शुरू होने से पहले ही रोक सकते हैं। जिससे डैन कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं अपना भविष्य बचाकर तुम्हें अकेला छोड़ दूं, ये मुझसे नहीं होगा, कोई दूसरा रास्ता हम निकाल लेंगे। जिससे म्यूरी कहती है हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, आपको ये करना ही होगा, क्योंकि आपसे ज्यादा भरोसा मैं किसी पर भी नहीं कर सकती। तभी एक डीएनए कोड क्रैक हो जाता है, जिसका बॉन्ड पेयर 100% होता है। तभी वो मादा जाग जाती है और चिल्लाने लगती है, जिससे वहाँ बहुत सारे वाइट स्पाइक्स सुरक्षा घेरा तोड़कर अंदर घुसने लगते हैं। जिससे म्यूरी कहती है आप मुझसे वादा करिए कि ये जहर आप सुरक्षित अपने साथ ले जाएंगे। जिससे डैन कहता है फिर तुम्हारा क्या होगा? जिससे म्यूरी कहती है आप हमारे बारे में मत सोचिए। इसके बाद म्यूरी डैन को लेकर एक हेलीपैड की ओर ले जाने लगती है। हम देखते हैं कि वाइट स्पाइक्स वहाँ हर चीज को तबाह करना शुरू कर देते हैं, लेकिन रास्ते में ही डैन और म्यूरी को एलियंस घेर लेते हैं, जिससे वे दोनों वाइट स्पाइक्स पर गोलियां चलाने लगते हैं। अपने रास्ते के एलियंस को मारकर वे हेलीपैड की ओर जाने लगते हैं। तभी एक एलियन म्यूरी के पेट पर वार करता है, जिससे म्यूरी वहीं पर गिर जाती है। जिससे डैन म्यूरी को उठाकर वहाँ से ले जाने लगता है। तभी उस बिल्डिंग में एक शिप टकराने से उस बिल्डिंग में आग लग जाती है, जिससे वो बिल्डिंग गिरने लगती है। तभी म्यूरी दर्द से वहीं पर गिर जाती है, लेकिन डैन उसे उठाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन म्यूरी नहीं उठ पाती है। जिससे म्यूरी कहती है कि डैड मुझे माफ कर दीजिएगा, आपको बुरा भला नहीं कहना चाहिए था, मैं बहुत गुस्से में थी। अब आप जाइए और मुझसे वादा करिए कि ये जंग आप किसी भी कीमत पर शुरू नहीं होने देंगे। जिससे डैन कहता है कि मैं वादा करता हूँ। तभी वहाँ एक एलियन आ जाता है और म्यूरी को नीचे खींचने लगता है, जिससे डैन म्यूरी का हाथ पकड़ लेता है, लेकिन म्यूरी डैन से हाथ छुड़ाकर नीचे समुद्र में गिरने लगती है। जिससे डैन भी म्यूरी के पीछे कूद पड़ता है, जहाँ समुद्र में हजारों की संख्या में वाइट स्पाइक्स होते हैं, लेकिन हवा में ही वो जंप मशीन डैन को खींच लेती है, जिससे बचे हुए कुछ लोग प्रेजेंट टाइम में आ जाते हैं। वहाँ आते ही डैन बेहोश हो जाता है। इसके बाद आर्मी वाले उन सभी का इलाज करते हैं। होश में आते ही डैन कहता है कि ये जहर बहुत तादाद में बनाओ और वहाँ भेज दो, ये जहर सबको मार डालेगा। जिससे हर्ट कहती है कि अब जंप लिंक बंद हो गया है, जिससे फ्यूचर से हमारा कांटेक्ट टूट चुका है। इसके बाद डैन अपने घर आ जाता है, जहाँ म्यूरी अपने डैड को देखकर बहुत खुश होती है, लेकिन रात में डैन अपनी बेटी के पास बैठा होता है। तभी वहाँ डैन की
वाइफ आ जाती है, जिसे डैन अपनी वाइफ को सारी बातें बताता है और कहता है कि मेरे पास हथियार होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो रास्ता ढूंढना होगा, क्योंकि उन एलियंस ने अपना पहला हमला रूस में किया था, लेकिन हमें वहाँ कोई भी सुराग नहीं मिला। जिसे डैन की वाइफ कहती है कि वो शायद किसी सुनसान इलाके में आए हों। इसके बाद डैन डोरियन से मिलने जाता है। डैन डोरियन से कहता है कि हम अब भी इस जंग को शुरू होने से पहले रोक सकते हैं, जिससे डोरियन तैयार हो जाता है। फिर वे दोनों चार्ली के पास जाते हैं। चार्ली उस पंजे को माइक्रो लेवल पर देखकर कहता है कि इसमें तो ज्वालामुखी की राख लगी हुई है, लेकिन ये रूस से नहीं है, चाइना से है। जिससे डैन कहता है कि चीनी ज्वालामुखी की राख रूस के उत्तरी टापू पर कैसे पहुंच गई। जिससे चार्ली कहता है कि हमें किसी ज्वालामुखी एक्सपर्ट से मिलना होगा। जिससे वे लोग मार्टिन के पास जाते हैं। मार्टिन उन्हें बताता है कि ये मुमकिन है जब चीन और कोरिया के बीच मौजूद ज्वालामुखी लगभग 1000 परमाणु बमों की ताकत से फटा था, जिससे उसकी राख आधी दुनिया पर छा गई थी, लेकिन अभी भी वो राख बर्फ में कहीं दबी हो सकती है। फिर मार्टिन उन्हें दिखाता है ये वही ग्लेशियर है जहाँ एक्सपर्टों को वो राख मिली थी। इसके बाद वे लोग सरकार से मदद मांगते हैं, लेकिन वहाँ से उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है। जिसे चार्ली कहता है कि हमें एक ऐसा पायलट चाहिए जिसे इंटरनेशनल क्राइम करने में महारत हासिल हो, तभी वहाँ हम जा सकते हैं। इसके बाद डैन अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक प्लेन और पायलट चाहिए जो बिना पकड़ाए हमें रूस पहुंचा दे, ताकि हम उस एलियन शिप को ढूंढ सकें। जिसे डैन के डैड मान जाते हैं। इसके बाद हर्ट बहुत सारा जहर बना कर लाती है। फिर वे लोग वहाँ से हेलीकॉप्टर से रूस जाने लगते हैं। वहाँ जाकर वे लोग उस ग्लेशियर को ढूंढने लगते हैं, लेकिन काफी मेहनत करने के बाद वे लोग उस जगह को ढूंढ लेते हैं। फिर वे लोग वहाँ पर बम लगाकर उस बर्फ को पिघला देते हैं। इसके बाद वे लोग बर्फ के अंदर जाते हैं, जहाँ उन्हें एक स्पेसशिप मिलता है। इसके बाद वे लोग स्पेसशिप के अंदर जाते हैं, जहाँ वे लोग देखते हैं कि बहुत सारे व्हाइट स्पेक्स कल्चर हो रहे हैं। जिसे डैन कहता है ये तो किसी भी ग्रह को तबाह करने के लिए हथियार हैं। जिससे वे लोग जल्दी से उनमें जहर डालने लगते हैं, जिससे वे चीखने लगते हैं। चीखने के कारण बाकी व्हाइट स्पेक्स जाग जाते हैं और वहाँ से निकलकर भागने लगते हैं। बाहर चार्ली और डैन के फादर मिलकर 3 एलियंस को मार देते हैं, लेकिन एक व्हाइट स्पेक्स वहाँ से निकल जाता है। इधर स्पेसशिप से बाकी एलियंस भी जागने लगते हैं, जिसे डोरियन और हर्ट मिलकर अपने साथ ही पूरी स्पेसशिप को बम से उड़ा देते हैं, जिसे सारे व्हाइट स्पेक्स मारे जाते हैं। डैन के फादर डैन को बताते हैं कि एक मादा भाग चुकी है, इससे पहले वो अंडे या बच्चे कुछ भी दे हमें उसे ढूंढना होगा। जिससे वे लोग उसे ढूंढने लगते हैं। तभी वो एलियंस उन लोगों पर हमला करने लगता है, जिससे डैन और उसके फादर उस पर गोलियां चलाने लगते हैं, जिससे वो छिप जाती है। जिससे वे दोनों इधर उधर देखने लगते हैं। तभी वो डैन पर हमला कर देती है, जिससे डैन और उसके फादर मिलकर उसकी दोनों आंखें फोड़ देते हैं। इसके बाद वे लोग उससे काफी देर तक लड़ते हैं। फिर डैन वो जहर की शीशी उसके मुंह में फोड़ देता है, जिससे वो मर जाती है। फिर वे तीनों घर आ जाते हैं। घर पहुंचते ही डैन अपनी बेटी को गले लगाता है और मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है।